हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टडी विद CS बाई यूट्यूब चैनल का अति महत्वपूर्ण जीके क्लास। तो इस क्लास में हम लगभग बहुत सारा कंटेंट छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इन जीके क्लासेस को जरूर लें। आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, जहां भी जीके पूछी जाती है, यह क्लासेस अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाली हैं। उसी क्रम में आज हमने लिया है संविधान का भाग 5 संघ। इसमें आज हम राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है, यह मेरी 100% गारंटी है। बस आप क्लास में अंत तक बने रहिए। भाग 5 में दोस्तों 52 से 151 तक आर्टिकलों का वर्णन है और इसमें संघ की बात की गई है। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल यह बहुत बार पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। इसकी ट्रिक है दोस्तों पकानी कोका द्वयो दशम। आर्टिकल 52 से 61 तक के आर्टिकल यह आपके राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। 52 में क्या लिखा हुआ है, तो पकानी में पा आ रहा है, पा से आप याद करेंगे राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति। तो का से हो गया आपका कार्यपालिका का प्रधान, नी से हो गया निर्वाचन, नी से निर्वाचन का वर्णन आपका राष्ट्रपति का आर्टिकल 54 में है। इसके बाद कोका, तो को से बना कोटा, कोटा राष्ट्रपति का 55 में, और कार्यकाल है 56 में, 56 में आपका कार्यकाल है। द्वयो, तो दो में बना दोबारा निर्वाचित हो सकता है आपका राष्ट्रपति, और यो से बना योग्यता, 57 में आपका निर्वाचन दोबारा और 58 में आपकी योग्यता। और 59 में क्या है दोस्तों, तो 59 में आपकी दशा है, दशम, दशम से दा से बना दशा, और 60 में है शपथ, और 61 में है महाभियोग प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आपकी 61 में है। तो आप सिंपल सी ट्रिक याद रखेंगे, पकानी कोका द्वयो दशम। एक एक आर्टिकल पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 52 में जैसा कि हमने पढ़ा पकानी, पकानी से पा बना था, तो पा से पद 52 में था। 3 में क्या था, 53 में कार्यपालिका का प्रधान होगा, पकानी नी में निर्वाचन। तो 52, 53, 54। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद यह ब्रिटेन से लिया गया है। मतलब राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक रूप से देश का प्रमुख होता है। यह बात हमने भारतीय संविधान में कौन से संविधान से ग्रहण की है, तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। आर्टिकल 53 किसका वर्णन करता है दोस्तों, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान यदि आपसे पूछे तो वह प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान PM प्रधानमंत्री होता है। और यदि पूछे औपचारिक प्रधान किसके साइन के बिना आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा, तो राष्ट्रपति के। तो कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का नाम क्या है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। अब एकल संक्रमणीय क्या होता है, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति है उसके बारे में हम जान रहे हैं कि यह होता क्या है। तो एकल संक्रमणीय इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। आनुपातिक पद्धति प्रोपोजिशन मेथड, इसके तहत एक राज्य का सभी विधायकों के मतों का योग को बराबर करना एवं सभी सांसदों का मत मूल्य को बराबर करना होता है, यह आनुपातिक पद्धति होता है।
प्रथम चरण की मतगणना में क्या होता है दोस्तों, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। द्वितीय चरण में होता है आपका, इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है। दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में आप जैसे 3 उम्मीदवार कोई खड़े हुए हैं, 1 2 3 हम मान लेते हैं। पहले पर आपके राजेंद्र प्रसाद जी हैं, दूसरे पर आपकी इंदिरा गांधी मान लो, और तीसरे पर आपके CS भाई मैं ही मान लो खड़ा हुआ है। तो आप जैसे चुनाव होगा तो पहले पर 3 आप पर्ची में लिखेंगे, पहले पर मैं चाहता हूं कि इंदिरा गांधी बने, दूसरे पर CS भाई चाहता हूं, और तीसरे पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहता हूं। इसी प्रकार सभी कैंडिडेट पर्ची भरेंगे। उसके बाद देखा जाएगा सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस किसे दी गई है, वही विजय होगा। यदि प्रथम चरण की जो मतगणना है उसमें सेम आता है, पहले पर बराबर आता है, उसके आधार पर नहीं होता है, तो दूसरे चरण की मतगणना देखी जाएगी, दूसरे पर परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा है। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। तो कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, तो बीबी गिरी वह ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें दूसरे चरण की मतगणना में विजयी घोषित किया गया था। अप्रत्यक्ष मतदान की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती। आप कभी राष्ट्रपति के वोट डालने गए हो, नहीं गए, तो जनता इसमें भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की यदि हम बात करें, प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में आपका लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य तथा सभी राज्य 28+3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कई बार पूछा गया है निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के में कौन कौन होता है, तो एक होता है आपका लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य, और सभी राज्यों के सदस्य होते हैं 28+3 के, और 3 होते हैं 28 तो राज्य हो गए आपके, उसके बाद 3 UT दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। यह राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, तो यह आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य तथा सभी राज्य 28+3 दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। विधान परिषद का यदि मुख्यमंत्री सदस्य है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। 69वां संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। तो दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा का गठन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 69वां संविधान संशोधन। और कब किया गया, 1990 में किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को शामिल किया गया। इसके बाद हम बात करें विधानमंडल की, तो विधानमंडल में आप समझेंगे विधानसभा और विधान परिषद, यह 2 होते हैं। विधानमंडल किन किन से मिलकर बना होता है, जैसे आप भारतीय संसद की बात करेंगे तो यह 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति और इसके बाद आपकी राज्यसभा और लोकसभा, यह 3 जब प्लस हो जाते हैं तो इस संसद का गठन करते हैं। इसी प्रकार विधानमंडल आपका विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। तो विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा और विधान परिषद में आपके जो विधान परिषद सभी राज्यों में तो है नहीं, 28 राज्यों में केवल 6 राज्यों भारत के ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है, और बाकी सभी राज्यों में आपकी विधानसभा है, एक सदनीय विधानमंडल है। तो यह जो विधान परिषद के सदस्य हैं वह भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि पूरे राज्य में विधान परिषद नहीं है। इसलिए यह तो अन्याय हो गया कि 6 राज्य के जो विधान परिषदों के सदस्य हैं भाग लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, सभी को बराबर अधिकार है। इसलिए जो यह विधान परिषद जहाँ भी है वहाँ विधान परिषद के सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद सांसदों की बात करें तो सांसदों की लोकसभा और राज्यसभा
यही तो सांसद बनते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। तो लोकसभा में 543 सीटें हैं भारत में और राज्यसभा में 245 हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 245 है और 543 आपकी लोकसभा में। और 12 मनोनीत सदस्य यह राज्यसभा से होते हैं कि लोकसभा से, यह आपके राज्यसभा से होते हैं मनोनीत। और कौन करता है इन्हें, तो राष्ट्रपति करता है इन्हें, राष्ट्रपति ने मनोनीत करता है। तो 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझा। अब अगला पॉइंट आता है राष्ट्रपति की जमानत राशि, प्रेसिडेंटल बेल अमाउंट। तो चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 रुपया होती है। यह आरबीआई के पास जमानत के रूप में राष्ट्रपति का जो इच्छुक है वह रखता है चुनाव से पूर्व। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा, यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। यदि 1/6 भाग वोट मिलता है आपको तो आपकी राशि वापस की जाएगी, लेकिन नहीं मिलता है तो नहीं की जाएगी। इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, जमानत जब्त होना। यह अपमान की स्थिति है। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है और पुनः चुनाव कराया जाता है। जितना फिक्स कोटा है राष्ट्रपति का वह तो आपको चाहिए। जैसे कोटा कितना है, तो कोटे का फॉर्मूला यह है, कुल वोट जितने भी आपको मिले हैं और कुल प्रत्याशी कितने हैं +1, और +1 इसमें भी करें कुल वोट में, तब आपका कोटा आएगा। कुल वोट आपके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 60 है तो 60 का 1/6 निकालेंगे। कुल वोट आपके 60 है, 1/6 लेना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है, तो इसका 1/6 निकालेंगे, मतलब 10 वोट तो आपके होने चाहिए, नहीं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अनुच्छेद 56 की यदि हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। जैसे सपोज करो राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल है वह 5 वर्ष का है। इसमें यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उसे अध्यादेश के द्वारा या उस पर महाभियोग लगाकर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, तो क्या राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा? नहीं, उस पर नया राष्ट्रपति आएगा। वो ऐसा नहीं है कि जैसे 5 साल जो राष्ट्रपति के चल रहे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वह 4 साल करके चला जाता है तो अगले 1 साल की राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है, अगले 5 साल के लिए आपका राष्ट्रपति बनाया जाएगा। नोट, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। यहाँ का संविधान सबसे छोटा है। सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। और यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए। और भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए? यह आपके 5 वर्ष के लिए बनता है। 57 आर्टिकल की यदि बात करें, एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। जैसे आपने एक बार यदि राष्ट्रपति आप बन चुके हैं और फिर से बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। ऐसे राष्ट्रपति जो दोबारा निर्वाचित हुए हैं वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन थे? यह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं अर्हताएं। तो अर्हताएं योग्यताएं क्या है राष्ट्रपति की? अनुच्छेद आर्टिकल 58 में वर्णित है, यह भारत का नागरिक हो। आर्टिकल 58 वर्णित करता है योग्यताओं का। राष्ट्रपति की पहली योग्यता है यह भारत का नागरिक हो। उसके बाद 35 वर्ष की इसकी आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए? 35 वर्ष। मैं बता दूं आपको, एक हो गया आपका राष्ट्रपति, एक हो गया आपका उपराष्ट्रपति, एक हो गया उपराज्यपाल और एक हो गया राज्यपाल। यह 4 जो पदाधिकारी है इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल और राज्यपाल। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो। यह राष्ट्रपति की शर्तें हैं। अनुच्छेद 59, इसमें है आपका दशाएं शर्तें, पागल या दिवालिया ना हो, ऐसी शर्तें हैं, कंडीशन है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो।
राष्ट्रपति में हमने एक योग्यता पढ़ी है कि संसद या विधानमंडल में किसी पद पर ना हो। यदि वो पद पर है वह और उसने फॉर्म भर दिया है और राष्ट्रपति बन चुका है, तो यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। आपको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद आप राष्ट्रपति की शपथ ले पाएंगे। इसके बाद सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। सांसद, विधायक, मंत्री, उपराज्यपाल लाभ का पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो यह आपके लाभ के पद में काउंट होगा। यदि आप सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, तो यह लाभ का पद नहीं होता है, जनता की सेवा मानी जाती है। अनुच्छेद 60 की बात करें, 60 राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 33 न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि ऐसा मौका आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आ पा रहे, अब्सेंट हैं, वह नहीं है, तो यह इस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य 33 न्यायाधीश होते हैं उनमें से वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन आर्टिकल 60 में है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 महाभियोग का वर्णन करता है। आर्टिकल 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना ही क्या कहलाता है? महाभियोग कहलाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया बहुत से अधिकारियों पर लगाया जाता है, किंतु उसे सांसद की कार्रवाई या महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया हमने कौन से संविधान से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से हमने महाभियोग की प्रक्रिया ली है। महाभियोग में विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। विधानमंडल का कोई भी सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेगा। महाभियोग में संसद के सांसद दोनों सदन के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसमें आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेंगे, लेकिन चुनाव में मनोनीत भाग नहीं लेंगे। यदि हटाना है तो मनोनीत भी आ जाएंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के 3 कारण हैं। यदि वह संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान की बातें ना माने, तो आप महाभियोग लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है मंत्रिमंडल के सलाह को ना माने, तो महाभियोग लग जाएगा। किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, यदि ये 3 कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जो सदन महाभियोग प्रारंभ करना चाहता है उसे अनुमति लेने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है। 1/4 मत मिलने के बाद वह सदन महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजने की 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग यदि आपको लगाना है तो कितने दिन पूर्व सूचना देनी होगी? यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं। राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाकर अपनी बात रखने में सफल रहे तो महाभियोग रद्द हो जाएगा, किंतु यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा और 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, आपने तो हटा दिया महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, तो अब कितने महीने बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो 6 महीने के अंदर आपको राष्ट्रपति का चुनाव फिर से कंडक्ट कराना होगा। और महाभियोग प्रक्रिया से अवगत कितने दिन पूर्व कराना पड़ता है? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व कराना पड़ता है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अभी तक के राष्ट्रपतियों के यदि रिकॉर्ड देखें तो किसी पर भी महाभियोग नहीं लगा है। अनुच्छेद 61 में किसका वर्णन है? महाभियोग का था। अब 62 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, यह आपका आर्टिकल 62 में है। राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। वह आपकी 5 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? तो पहला तो है कार्यकाल की समाप्ति। अब 5 वर्ष तक कार्यकाल है, उसके बाद तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रपति हटाया जाएगा, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होगा, तो कार्यकाल की समाप्ति। दूसरा महाभियोग आर्टिकल 61 के द्वारा यदि राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और तीसरा है त्याग पत्र खुद दे दे राष्ट्रपति, मेरा मन ही नहीं है, मैं तो कल से त्याग पत्र दे रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ, तो खुद की मर्जी के द्वारा राष्ट्रपति हट सकता है। चौथा मृत्यु हो जाए उसकी। 5वां निर्वाचन अवैध, वह गलत तरीके से जीता हो ऐसा पाया जाए। तो ये 5 कंडीशन यदि फॉलो होती हैं तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वही राष्ट्रपति अब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन ना हो जाए। शेष 4 परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जाता है।
कार्यकाल समाप्त हो जाए तो वही राष्ट्रपति तब तक रहता है जब तक उसका कार्यकाल है। और यदि चार जो शेष हमने चार परिस्थितियां पढ़ी थी, महाभियोग है, उसके बाद मृत्यु हो गई, तो शेष चार परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जाएगा। अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके अपने कार्यकाल के दौरान हुई है, जबकि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बीबी गिरी 3 मई से 1969 से 20 जुलाई 1969 तक जाकर हुसैन के बाद आए। इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक बीबी गिरी के त्यागपत्र के कारण आए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। बीडी जत्था की बात करें तो 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए थे। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं बल्कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं। यदि ऐसा पाया जाए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन चुनाव है वह फर्जी तरीके से कराया गया है, तो उनके जो कार्य हैं उस दौरान उन्होंने जो कार्य किए जब तक वह राष्ट्रपति बने रहे थे और उन्होंने जो कार्य किए थे वह कार्य फर्जी नहीं होंगे, वह कार्य अवैध नहीं होंगे, क्योंकि वह तो मंत्रिमंडल के नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति जैसा मंत्रिमंडल कहता है वैसा करता है, तो इसलिए उनके कार्य नहीं होते हैं, उन्हें ही अवैध घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों की बात करें तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियों पर यदि हम एक नज़र दौड़ाएं तो कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होती है, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य, राजनीतिक शक्तियां भी राष्ट्रपति में होती हैं, आपातकालीन विशेष शक्तियां भी आपकी राष्ट्रपति में होती हैं। तो एक एक शक्ति पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। पहले है कार्यकारी शक्तियां, एक्सिक्यूटिव पावर्स। इसके तहत राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि पदों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं। जब कोई भी कानून बनता है तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में आता है, उसके बाद जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वह कानून का रूप धारण नहीं करता है। अगला होता है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। इसके तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये संसद के 17 आसन और 17 आहूत करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न करते हैं तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 331, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किस में होता है? अनुच्छेद 331 में लिखा है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति करेंगे, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है, अब इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 332 की बात करें तो राज्य विधानसभा में SC ST को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। वित्तीय शक्तियों की यदि हम बात करें, फाइनेंशियल पावर, इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थितियों में 500 करोड़ रुपया तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। केंद्र तथा राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। न्यायिक शक्ति की यदि हम बात करें, जुडिशियल पावर्स, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी एक बार माफ कर सकता है आर्टिकल 72 के द्वारा। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं। जैसे डायरेक्ट किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं करते हैं, वह गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी सजा को माफ कर सकता है। वह 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो क्षमा, जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। लघुकरण, या तो छोटी कर दे। कम्यूट, इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय नहीं घटाते। इसमें लघुकरण मतलब समय की अवधि से नहीं है, यहाँ पर सजा से। जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल देंगे। 10 साल के कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास बना सकते हैं। या आपको 50 साल की जेल है तो उसे 45 कर सकते हैं, उसे 30 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। फांसी की सजा को आजीवन कारावास, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास बना सकते हैं, लेकिन समय नहीं घटाते। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर रहा था कि 50 को 45, ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों। परिहार, इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं बदलती। तीसरी है परिहार, रेमिशन, इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं, प्रकृति नहीं बदलते। जैसे 10 साल का कठोर कारावास को 5 साल का कर देंगे, लेकिन कठोर ही रहेगा। इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता है। विराम,
चौथा है विराम, किसी बंदी कैदी का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देता है, जैसे विराम कहते हैं। प्रतिलंबन, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका मर्सी अपील कर सके। राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना का कोर्ट मार्शल कोर्ट दोनों की सजा माफ कर सकते हैं। सिविल कोर्ट या सेना का कोर्ट दोनों के कोर्टों की सजा माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता है। सैन्य शक्ति की बात करें तो यह तीनों सेना का प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, अतः यह किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा करता है। राजनीतिक शक्तियों की बात करें तो यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो 3 आर्टिकल आपातकाल से संबंधित हैं, 352, 356 और 360। इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले। तो पहला होता है आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 बहुत इंपोर्टेंट है। किसका वर्णन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल का, कि जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन मिलना जरूरी है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो, लोकसभा पहले से ही भंग हो, तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगा। दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद आपात 6 माह तक लागू, अनुमोदन अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश किए आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है? इसमें मूल अधिकार स्थिर कर दिया जाता है और देश में संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। अनुच्छेद 352 जब तक लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 19 में दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। आपके मूल अधिकारों की पढ़ी आपको यहाँ पर देश में आपातकाल पड़ा है तो आपको सारे मूल अधिकार आपके स्थगित कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को नहीं किया जाता है। राज्य सरकार शक्तिहीन हो जाती है। राज्य की सरकारें वो उनके पास शक्ति नहीं रहती, सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है किंतु इसका प्रभाव केवल 1 साल तक प्रभावित रहता है। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ। आर्टिकल 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ? आर्टिकल 352। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कब कब लगा है? तो 1962 में ऐसी कंडीशन आई थी भारत में कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया चीन युद्ध के कारण, और 1971 में बांग्लादेश संकट के कारण, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगा गया। तो पहली बार 1962, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 1975। पहली बार चीन युद्ध के कारण, दूसरी बार बांग्लादेश संकट, तीसरी बार आंतरिक अशांति। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल में। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन 356 में वर्णित है राष्ट्रपति शासन का। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। यह तब लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगा, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया कि यह राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेंगे। यदि अनुच्छेद 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उस राज्य में राजकीय आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। 2 हम जो आपातकाल की स्थितियां उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन है। अब 360 की बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल। यह जो प्रावधान है वित्तीय आपातकाल का हमने कहाँ से लिया है? तो यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया है। यूएसए के संविधान से वित्तीय आपातकाल लिया है। यह जब तब लागू होता है जबकि वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो। इसे मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर अनुमोदित करेगी। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद इसे स्वयं न हटा दे। अब तक वित्तीय आपातकाल की यदि हम बात करें भारत में तो एक भी बार लागू नहीं हुआ है वित्तीय आपातकाल।
वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सभी जो कर्मचारी हैं उनका वेतन काट लिया जाता है, राष्ट्रपति का नहीं काटा जाता है। सरकारी खर्च में कटौती कर दी जाती है और टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। तीनों आपातकालीन जो आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन आर्टिकल 352 में, और राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360 में। राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह कितनी बार लग चुका है भारत में? 3 बार लग चुका है। इसके बाद वित्तीय आपातकाल आपका एक भी बार भारत में नहीं लगा है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति संबंधित इसके बाद एक क्लास और आएगी हमारी, उसमें हम और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बचे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ। आप चैनल को सपोर्ट, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जय हिंद।